खून और पानी अब एक साथ नहीं बहेंगे। उन्होंने आतंकवादियों ने हमारा सिंदूर मिटाया। हमने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से उन्हें मिट्टी में मिला दिया। 9 आतंकवादी ठिकानों को हमने राख में तब्दील कर दिया। ये युद्ध खत्म नहीं हुआ है, बस कुछ समय के लिए स्थगित हुआ है, मतलब कि ठहरा है। और कोई भी देश अब हमें परमाणु धमकियों से डरा नहीं सकता है। और भारत और पाकिस्तान युद्ध के सीज फायर के 51 घंटे के बाद पीएम मोदी जी के मुंह से ये निकले हुए शब्द, ये सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि वो चिंगारी है जो 22 मिनट के इनके स्पीच के माध्यम से भाषण के रूप में फूटी है। ये वो आग है जो 140 करोड़ भारतीयों के सीने में गर्व का एक लावे को जन्म दे रही है। जी हाँ, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इस स्पीच के माध्यम से बीते कल के दिन जो पीएम मोदी जी ने अपने प्लेटफॉर्म पर नरेंद्र मोदी यूट्यूब चैनल पर अपना वीडियो पब्लिश किया था, 22 मिनट्स की लेंथ है। इसको प्लीज़ हम्बल आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को प्लीज़ आप लोग पूरा पक्का देखिएगा। इस वीडियो के माध्यम से इन्होंने पाकिस्तान की क्या कड़वी हकीकत है वो जग जाहिर कर दी। सो गाइस, 22 अप्रैल को पहलगाम हमला हुआ था। उसके चंद दिनों बाद पीएम मोदी जी के द्वारा एक स्पीच जनरेट हुई थी, एक ट्वीट हुआ था जिसमें उन्होंने साफ साफ ये कहा था कि जिन्होंने पहलगाम में हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। और इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से अपने इस कथन को सच में साबित कर दिया, मतलब कि सच में तब्दील कर दिया। वैसे काफ़ी क्रिटिसाइज़ भी किया गया वर्तमान की सरकार को, इनके ऊपर काफ़ी सारे सवाल साधे गए थे, काफ़ी सारे क्वेश्चन मार्क रेस किए गए थे। सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क यही था कि आखिरकार जहां पर जम्मू कश्मीर के अंदर इतनी बड़ी संख्या में पर्यटक जाते हैं, जी हाँ 35 लाख 25 लाख के आसपास पर्यटक, जो कि लास्ट ईयर 2024 में 25 लाख के आसपास पर्यटक गए थे, और पहलगाम में उसके कम से कम 90% लोग जाते हैं इस स्थान पर घूमने के लिए। तो आखिरकार सुरक्षा में चूक कैसे हुई, मतलब कि हमारी इंटेलिजेंस आखिरकार कर क्या रही थी, और आतंकवादी बॉर्डर से अंदर कैसे घुस आए, और 28 लोगों की मौत आखिरकार कैसे हो गई, इसके जिम्मेदार है कौन। तमाम बहुत सारे सवाल पूछे गए थे और यहाँ पर इनकी छवि पर एक बहुत बड़ा बट्टा लग रहा था वर्तमान की सरकार के ऊपर। देखिए, और उसके बाद इनकी एक कैबिनेट की मीटिंग हुई थी जिसमें पीएम मोदी ने हमारी डिफेंस को पूरा राइट दे रखा था कि आप ही अपना लक्ष्य डिसाइड करोगे, क्या तरीका होगा और क्या समय होगा, सब आपको डिसाइड करना है। लेकिन इस बार ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, एक बहुत बड़ी मिसाइल से देना है। और सो यहाँ पर हमारी आर्मी ने, इंडियन आर्मी ने सच कहूँ तो बहुत ही बड़ा काम कर दिखाया। इतिहास के पन्नों में पहली बार ऐसा हुआ कि पाकिस्तान के 500 किलोमीटर के अंदर घुस करके हमने बूम ये किया है। जी हाँ, युद्ध भले ही 4 दिन का था, लेकिन इसने कारनामे बहुत बड़े से बड़े कर दिए। सबसे बड़ा दोस्तों युद्ध हुआ था आपका करगिल का युद्ध, जो चला था 84 डेज़ का। वो 84 डेज़ का ये 4 डेज़ का इक्वल हो गया, मतलब कि इस बार जो दांत खट्टे करे गए हैं उसके तो कह नहीं किया। सो गैस, वापस आते हैं टॉपिक की तरफ। सो गैस, पीएम मोदी ने सोमवार यानी कि बीते कल के दिन राष्ट्र के नाम संबोधन में पाकिस्तान को बहुत कड़ा संदेश दे दिया। भरे पड़े थे शायद पीएम मोदी भी, और हमारी आम जनता के माध्यम से इनको इनकी औकात दिखा दी। पीएम मोदी ने साफ साफ ये कहा कि हमने अपनी कार्रवाई को सिर्फ स्थगित किया है, आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि पाकिस्तान का क्या रवैया है, उसके बेस पर हमारा रिप्लाई उसको अपने आप मिल जाएगा बहुत जल्द। सो गैस, उसके अनुसार एक्शन हम लोग लेंगे जैसा वो रवैया हमारे साथ बरतेगा। और पीएम मोदी ने यह भी कहा कि टेरर और जो टॉक है, टेरर और जो ट्रेड है, वो एक साथ नहीं चल सकते, जैसे पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकते। सो गैस, पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना होगा। जी हाँ, और इसके अलावा शांति का कोई और रास्ता है नहीं। सो गैस, एक तरफ पाकिस्तान ये बोलता है कि मैं खुद अपने आतंकवादियों से, अपने आतंकवादी संगठन से, अपने देश के जो हमारे आतंकवादी संगठन से परेशान हूँ, और दूसरी तरफ दोस्तों इसी के खुद के बड़े बड़े नेता जो आतंकवादी का अभी कुछ समय पहले जो खात्मा हुआ है उनकी अंत्येष्टि में जाते हैं, उनके अंतिम संस्कार में जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस समय जो टेररिस्ट हैं उनको पूरा सपोर्ट मिल रखा है वर्तमान की जो पाकिस्तान की सरकार है उसके द्वारा। ये हमारे ऊपर छद्म युद्ध करते हैं। कई बार इन्होंने हमारे ऊपर मतलब आतंकवादियों के द्वारा हमले करवाए हैं, जैसे उरी हमला हो गया, पहलगाम हो गया, पुलवामा हो गया, लेकिन हमने भी सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से इसको कड़ा रिप्लाई करा है। लेकिन कहते हैं कि नेचर कैन नॉट बी सेल्डम, जो फितरत होती है वो आसानी से चेंज नहीं होती है। और पाकिस्तान को हमने अब तक 4 युद्धों में हरा चुके हैं हम लोग इसको, 1948, 65, 71 और 1999, तब भी इसको अक्ल नहीं आती है। हर युद्ध में हारा ही है और हार से भी इसने कुछ खास नहीं सीखा है। तो हम कह सकते हैं कि कुत्ते की दुम सीधी नहीं होगी, या तो इसको हम लोग सुधार देंगे ढंग से या फिर इसको सुधार देंगे, तभी शायद अगले जन्म में ये तरीके से
मतलब संभल सकता है। या फिर दोस्तों आपको क्या लगता है कि सच में क्या पाकिस्तान को बलूचिस्तान में कन्वर्ट कर देना चाहिए? क्या इसके ऊपर भी BLA का पूरा, समझ रहे होंगे आप मेरी बातों को, जैसे पूर्वी पाकिस्तान को हमने बांग्लादेश में कन्वर्ट कर दिया, पूर्वी पाकिस्तान का पूरा नामो निशान बांग्लादेश से हमने निपटा दिया था 1971 में। क्या सच में पाकिस्तान के भी दो टुकड़े होने चाहिए, एक पाकिस्तान और एक आपका बलूचिस्तान, जिसकी लंबे समय से मांग चल रही है? वीडियो को पॉज करके अच्छे से मंथन करके आप मुझे कमेंट करके पक्का बताइएगा। आता हूँ वापस टॉपिक की तरफ। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि आप प्लीज़ इस छोटी सी क्लिप को ध्यान से ज़रूर सुनिएगा और समझिएगा। हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमारी भारतीय सेना की ताकत को पूरी दुनिया ने देखा और हमारी इंडियन आर्मी का डंका पूरे विश्व स्तर पर बजा है। इस बार युद्ध केवल 4 दिन का था, लेकिन हमने ऐसे ऐसे एग्जाम्पल सेट कर दिए, जो भी हमारे दुश्मन देश होंगे अब वो हमारी तरफ आंख उठाने से पहले 10 नहीं बल्कि 100 बार सोचेंगे। और जो पाकिस्तान ने हमारे ऊपर अपने निंजा ट्रिक चलनी चाहिए थी, इसके निंजा ट्रिक फेल हो गई। ये हमको परमाणु हमले की धमकी दे रहा था। इनके कुछ नेता साफ साफ ये बोल रहे थे कि हमारा जो भारत है वो पाकिस्तान के 130 मिसाइल के टारगेट पर है। इनको लगा कि हम लोग भीगी बिल्ली बन के छुप जाएंगे। जी नहीं, आपको पता होगा कि हमने कई बार टिट फॉर टैट का रिप्लाई करा है। जी हाँ, हमारा देश वो देश है, हमारी संस्कृति ऐसी संस्कृति की अगर आप लोग प्यार या फिर दोस्ती का 1 कदम बढ़ाओगे तो भारत कम से कम आपकी तरफ 2 कदम बढ़ा देगा। लेकिन अगर आप दुश्मनी का 1 कदम बढ़ाओगे तो हम कम से कम उसके बाद 10 कदम बढ़ाने के लिए तैयार हैं। हमने कब कब समझौते नहीं करे पाकिस्तान के साथ, बताओ एक बार। कराची समझौता हुआ था 1949 में, जल संधि हुई थी 1960 में, मैं बात कर रहा हूँ इंडस ट्रीटी के बारे में, राइट। और शिमला समझौता 1972 में और लाहौर समझौता 1999 में। सोचिए, सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था, जब बंटवारा हुआ था। इसके पास कोई रिवर नहीं थी, इसको पानी सप्लाई करने की जिम्मेदारी हमने ली थी कि हम अपने डैम को ओपन कर देंगे, उसको जल प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इसको एग्रीकल्चर के लिए पानी चाहिए, इसको पावर प्रोजेक्ट के लिए पानी चाहिए, जनता के लिए पीने के लिए पानी चाहिए, और पानी बिना दोस्तों सब कुछ सून है। 1960 से लेकर के लगातार अब तक हम लोग अपनी जिम्मेदारी को, इस ट्रीटी को पूरी ईमानदारी के साथ निभा रहे थे। इस बीच में इसमें कितने आतंकवादी हमले किए हैं। और एक रिपोर्ट में मैंने पढ़ा था कि पाकिस्तान के अंदर वर्तमान में 150 आतंकवादी संगठन एक्टिव हैं। सोचिए, इतनी बड़ी संख्या में आतंकवादी पाकिस्तान ने पाल रखे हैं। लेकिन हमने कभी भी किसी भी ट्रीटी को ब्रेक नहीं करा था। लेकिन 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के बाद में जो आतंकवादी के द्वारा फैलाया गया, जो हमारे अंदर जो डर का माहौल था, उसका जो पानी था वो यहाँ तक पहुँच गया था, अब वो यहाँ तक आ चुका था। हम कब तक दबेंगे आखिरकार? थिंक अबाउट इट। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान को हमने नाको चने चबा दिए। इसकी क्या हैसियत है, क्या इसकी औकात है, वो उसको बता दिया। सच कहूँ तो इसकी ना हैसियत अभी 4 दिन तक भी युद्ध लड़ने की ढंग से है नहीं। अब खुद देखिए, 4 दिन के युद्ध के अंदर ही वो तुरंत ही कटोरा लेकर के IMF के पास पहुंच गया था। मतलब कि पाकिस्तान में गरीबी और गलतफहमी पाकिस्तान ने बहुत अच्छे से पाल रखी है। मेरा कहने का अर्थ यहाँ पर सिंपल सा ये है। तो अगर सेना ने फाइनली ये भी बताया कि पाकिस्तान ने भारत के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने के लिए चीन से ली हुई मिसाइल जो PL-15 है उसका प्रयोग किया था, और जो तुर्की से लिए गए ड्रोन है उसका इसने इस्तेमाल किया था। 400 ड्रोन इसने लगातार हमारे ऊपर दागे थे, जिसको हमने काफ़ी हद तक बूम आसमान में ही राख में तब्दील कर दिए। कुछ तो अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो गए थे, कुछ मेड इन चाइना थे, कुछ हमारी तुर्की के बने हुए थे ड्रोन। और दोस्तों ध्यान रखिएगा कि तुर्की वही देश है जिसके हमने बहुत बड़ी फाइनेंशियली हेल्प करी थी कोविड के समय। और कोविड के समय हमने पाकिस्तान को वैक्सीन फ्री में प्रोवाइड करी थी। हमने अपनी इंसानियत उस समय भी दिखाई थी। लेकिन हमेशा हमको ध्यान रखने हैं कि जो जंगल के सीधे पेड़ होते हैं वो हमेशा पहले काटे जाते हैं, और अब हमको बिल्कुल भी शौक़ नहीं है सीधा पेड़ बनने का। सो गाइस, ये जो PL-15 मिसाइल का प्रयोग किया था इन्होंने, ध्यान रखिएगा, ये मॉडर्न लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, और इसे पाकिस्तानी जेट इस्तेमाल करते हैं। और भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने इसे भी S-400 के माध्यम से और अन्य अपनी मिसाइल के माध्यम से
राख में आसमान में तब्दील कर दिया। नुकसान तो दोस्तों इस युद्ध के माध्यम से पाकिस्तान को बहुत हुआ है। वो अलग बात है कि IMF ने इसको 8,500 करोड़ रुपए का लोन प्रोवाइड कर दिया। दिस इज कॉल्ड $1 बिलियन। बट इससे होगा क्या? कब तक चलेगा आखिरकार ये पैसा? और IMF ने आखिरकार ये पैसा क्यों दिया है? इसकी जनता के सहयोग के लिए, या फिर आतंकवादियों के लिए, या फिर अपने इस युद्ध के लिए शॉपिंग करने को लेकर पैसा दिया है? और इस समय जो IMF ने जो पैसा दिया है उससे हम लोग भी काफ़ी खफा है। इस समय इसकी हेल्प नहीं करनी चाहिए थी। इसको अन्य बहुत सारे देश भी हैं जो टेरर फंडिंग प्रोवाइड कर रहे हैं एक लंबे समय से। लेकिन यहाँ पर भारत के पास में बहुत प्यारे प्यारे सिस्टम है जिसका हमने प्रयोग अपने इस युद्ध के अंदर किया, 4 दिन की वॉर में किया। मतलब कि भारत के सिस्टम में पॉइंटेड गन, लो लेवल एयर डिफेंस गन और कंधे से दागे जाने वाली गन, और जो शॉर्ट रेंज की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, और इसके अलावा लॉन्ग रेंज मिसाइल और जेट भी हमने भरपूर इस्तेमाल किए हैं। और तभी जाकर के इसके दांत इतनी जल्दी खट्टे हो चुके हैं। और ये जो युद्ध था, ठीक है, ये पहली बार हुआ है कि जब भारत ने इतनी छोटी वॉर लड़ी है पाकिस्तान के साथ, केवल 4 दिन की। और उसके बाद में जो पाकिस्तान की जो वायुसेना है उसकी रीढ़ की हड्डी को हमने चकनाचूर कर दिया, पाउडर में तब्दील कर दिया। दोबारा जुड़ने वाली नहीं है भैया, देख लो। देखो 1965 की जो वॉर हुई थी वो चली थी 49 डेज़ की, और उसके बाद 1971 की जो वॉर हुई थी वो चली थी 13 डेज़ की, और जो करगिल युद्ध हुआ था वो आई थिंक सो 84 नहीं बल्कि 85 डेज़ का था। आई एम डैम श्योर 85 डेज़, आप नोट्स में लिख लीजिएगा। सो गाइस, इस दौरान पाक के 9 आतंकी ठिकानों को हमने राख में तब्दील कर दिया, 11 सैन्य ठिकाने तबाह किए और कई आतंकवादी इसमें मारे गए। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दोस्तों पाकिस्तान ने शह दे रखी है इन तमाम आतंकवादियों को। जो ये रोता है ना बार बार कि वर्ल्ड स्तर पे मेरी छवि खराब करी जा रही है आतंकवादियों के द्वारा, मैं खुद चाहता हूँ कि यहाँ पे सफाया हो जाए आतंकवाद का। भैया हमें थैंक्स बोल दे, तू एक काम कर, और तू हमको उल्टा अपने ही सैनिकों के माध्यम से हमारे सैनिक ठिकानों पर तुम लोग वॉर करते हो, डिफेंस हमले करवाते हो अपने, ऐसा क्यों? और इस ऑपरेशन सिंदूर में विंटेज पिचोरा सिस्टम से लेकर के सबसे नई अल्ट्रा मॉडर्न S-400 मिसाइल तक सबने अपना अपना काम बखूबी किया। सो गाइस, एयर डिफेंस गन का जिस तरह इस बार इस्तेमाल हुआ है वैसा पहले इतिहास में कभी नहीं हुआ। जी हाँ, इस बार पाक की तरफ से आए हुए सैकड़ों ड्रोन को आर्मी की एयर डिफेंस गन ने, हमारी भारत की आर्मी की एयर डिफेंस गन ने बड़ी आसानी से हवा में ही इसको मार गिराया। और सबसे पहली बार, जी हाँ, सबसे पहली बार वर्ल्ड में जो जंग हुई थी, किस जंग के अंदर ड्रोन का व्यापक इस्तेमाल हुआ था। वीडियो को पॉज करके उस वॉर का नाम और उस ईयर का नाम वीडियो को पॉज करके अच्छे से मंथन करके मुझे कमेंट पक्का करिएगा। सो गाइस, इसका राइट आंसर होगा 2016 में अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में जो संघर्ष हुआ था उसमें सबसे पहली बार ड्रोन का इस्तेमाल हुआ था। उसके बाद पूरी दुनिया ने, पूरे वर्ल्ड ने वैश्विक स्तर पर ड्रोन की क्या अहमियत है ये हमने समझी, और उसके बाद दुनिया भर की मिलिट्री अपने ड्रोन और एंटी ड्रोन कैपेसिटी को बढ़ाना लग गई थी। सबने अपने अपने डिफेंस के अंदर ड्रोन को तैनात कर दिया। अब ड्रोन का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है? सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि हम ड्रोन से डायरेक्ट हमला करते हैं और जहाँ पर जो हमारी सैनिकों की कैजुअलिटी होती है वो संख्या काफ़ी कम हो जाती है, हमारे सैनिक बहुत ही कम शहीद होते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग अगर ड्रोन का इस्तेमाल नहीं करते, मिसाइल का इस्तेमाल नहीं करते, केवल अपने फोर्स को वहाँ भेजते हैं, तो कैजुअलिटी बहुत बड़े स्तर पे होती है। तो केंद्र सरकार के द्वारा ये जो कदम उठाया गया है ये कदम काफ़ी बेस्ट लगा मुझको, सबको काफ़ी बेस्ट लगा। तो गाइस, यहाँ पर अब आज के इस वीडियो में बस कर इतना है। लेकिन विपक्ष ने भी कुछ सवाल वर्तमान की केंद्र सरकार से पूछे हैं। जी हाँ, सुप्रिया श्रीनाथे जो कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं, उनके द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस को इस वीडियो क्लिप के माध्यम से आप लोग पक्का अच्छे से सुनिएगा। और आपकी इसमें क्या राय है, क्वेश्चंस का रिप्लाई आप खुद कैसे करेंगे? अगर आप खुद केंद्र सरकार में बैठे हो तो अपना एक एक क्वेश्चंस का रिप्लाई वीडियो पे कमेंट आप मुझको पक्का कर बताइएगा, ठीक है? मैं भी चाहता हूँ कि आपको भी डेप्थ नॉलेज हो अच्छे से कि विपक्ष क्या कह रहा है, पक्ष क्या कह रहा है, और आप किससे सहमत हो। जो केंद्र सरकार ने एक्शन लिया ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से, आपको लगता है कि ये इनफ है, बस बहुत हो गया, अब युद्ध नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान को अक्ल आ चुकी होगी, आपको ये लगता है? या फिर वास्तविक रूप से अभी जो केवल ऑपरेशन सिंदूर केवल स्थगित हुआ है, एक सीज़न और होना चाहिए इसका स्टार्ट, ऑपरेशन सिंदूर 3.0, तब आएगी इसको अक्ल? या फिर विपक्ष जो अपने सवाल रख रहा है, ये विपक्ष आपको सही लगता है? थिंक अबाउट इट।
पहलगाम के आतंकी हमले के बाद इस देश के प्रधानमंत्री बिहार गए, कश्मीर नहीं गए। उसके बाद वो मुंबई के एक सिने सितारा इवेंट में गए, वो केरल गए, वहां पर उन्होंने भद्दा मजाक और कटाक्ष किया विपक्ष पर। वो विपक्ष उनको 100% सपोर्ट दे रहा था। फिर वो आंध्र गए, वहां पर उन्होंने अट्टहास किया मंच पर। और अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो देश को संबोधित करने जा रहे हैं। मोदी जी, ये देश आपसे 4 सवालों का जवाब चाहता है। पहला, वो दुर्दांत आतंकवादी जिन्होंने हमारे लोगों की निर्मम और क्रूर हत्या की थी कश्मीर में, पहलगाम में, उनके साथ आप वो सलूक कब कीजिएगा जो कि ये देश चाहता है? वो है कहां? दूसरा, हमारे बीएसएफ के जवान पूनम साहू जो 19वां दिन हो गया आज अभी भी पाकिस्तान के कब्जे में, उनको वापस कब लाइएगा? तीसरा, सेना इतने शौर्य और पराक्रम से लड़ रही थी, आपने अमेरिका के प्रभाव में आकर सीज फायर क्यों किया? और चौथा और बड़ा सवाल, पूरा देश और समूचा विपक्ष आपके साथ खड़ा था और उसके बाद भी आपने पीओके के बारे में कुछ क्यों नहीं किया? ये 4 सवालों का जवाब मैं आशा करती हूं और पूरा देश आशा करता है आप देंगे। बाकी सारी बातें बेमानी है।